नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्काई एजुकेट के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपके साथ एस के कटारिया। तो हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधियों की वीडियो सीरीज चल रही है उसी का अगला भाग है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि को। यह भाषा शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि है और एग्जाम में इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रत्यक्ष विधि को अन्य भी कई सारे नामों से पुकारा जाता है, तो ये सभी नाम आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको प्रत्यक्ष विधि बोल करके ही इससे क्वेश्चन पूछे, वह अन्य नाम भी दे करके पूछ सकता है। तो प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसके अलावा निर्बाध विधि, सुगम विधि और प्राकृतिक विधि भी इसी के नाम है। प्राकृतिक विधि यानी कि नेचुरल मेथड्स। यहाँ पर भाषा एकदम प्राकृतिक तरीके से सिखाई जाती है, इसलिए इसको प्राकृतिक विधि कहते हैं। अब किस तरह से प्राकृतिक विधि है यह और किस तरह से प्राकृतिक रूप से भाषा सिखाई जाती है, ये हम अगली स्लाइड में समझेंगे। एक बार इसकी मूलभूत जानकारियाँ आप यहाँ पर देखिएगा, तो इसके अन्य नाम आपके समझ में आ गए होंगे। भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी गई है क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से भाषा सिखाई जाती है। तो जो भी नेचुरल मेथड होता है वो हमेशा ही श्रेष्ठ होता है, ठीक है। इस विधि में प्रत्यक्ष से अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष विधि में जो प्रत्यक्ष शब्द है इसका क्या अर्थ है? आपने सुना होगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि आपके सामने वो कार्य हो रहा होता है। तो यहाँ पर कार्य करके दिखाने से प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है, यानी कि भाषा शिक्षण में ये विधि प्रयोग में ली जाती है। तो भाषा शिक्षण आपके सामने प्रत्यक्ष की जाती है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में किया गया था। कब किया गया? 1901 ईस्वी में। कहाँ पर किया गया? फ्रांस में किया गया। किसने किया? गुइन ने किया। तो तीन बातें हैं। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किया गया। कब किया गया? 1901 में। कहाँ किया गया? फ्रांस में। और किसने किया? गुइन ने किया। प्रवर्तक इसके माने जाते हैं प्रोफेसर वीपी वोकिल। कई जगह यह वोकिल भी लिखा हुआ मिलता है, तो इंग्लिश में ये लिखने में बी को वोकिल और वोकिल सेम ही लिखा जाता है, इसलिए आप इसमें भी कंफ्यूजन ना रखें। प्रोफेसर वीपी वोकिल इसके प्रवर्तक माने गए हैं और समर्थन किया था जेफरसन गेटे ने। किसका? इस विधि का। इसके विरोधी हैं डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एवं वामन शिवराम आप्टे। ये दोनों इस विधि के विरोधी माने गए हैं, यानी कि उन्होंने इसकी निंदा की। भारत में सबसे पहले यह विधि कहाँ पर प्रयुक्त हुई, ये भी देख लीजिएगा। अल्फिनस्टोन हाई स्कूल बंबई में, ठीक है। प्रोफेसर वीपी वोकिल के द्वारा संस्कृत शिक्षण में यह प्रयोग में लाई गई। कब? 1951 में। तो अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले यह प्रयोग में लाई गई थी 1901 में और भारत में आई थी 1951 में। संस्कृत शिक्षण में आई थी सबसे पहले भारत में, यह भी ध्यान रखना है। भारत में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था संस्कृत शिक्षण में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको कि यह विधि किस पर आधारित है। यह वाल्टर पेनफील्ड के मदर्स मेथड पर आधारित है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट भी आपको याद रख लेना है। और अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह प्रत्यक्ष विधि होती क्या है, इसमें किस तरह से भाषा शिक्षण प्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है, क्यों इसको नेचुरल मेथड बोला जाता है। तो देखिएगा, इसमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं दिया जाता, अर्थात भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। यानी कि आपको मान लीजिए हिंदी भाषा सिखानी है तो कोई व्याकरण के ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, बस केवल हिंदी में बात की जाएगी, दूसरी भाषा भी इसमें प्रयोग में नहीं लाई जाएगी। अगर आपको हिंदी भाषा का शिक्षण यानी कि आपको हिंदी भाषा सिखाई जाएगी तो केवल हिंदी में आपसे बात की जाएगी, संपूर्ण कार्य हिंदी में ही होंगे, लिखना, बोलना, पढ़ना सब हिंदी में ही किया जाएगा, दूसरी भाषा को माध्यम नहीं बनाया जाएगा। तो आप केवल उसी भाषा के वातावरण में रहेंगे और वही भाषा सारे दिन सुनेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे, तो आप नेचुरल तरीके से वह भाषा सीख जाएंगे। आपको व्याकरण के नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब एक छोटा बच्चा घर में भाषा सीखता है तो क्या हम उसे व्याकरण का ज्ञान सिखाते हैं या क्या हम उसे व्याकरण के नियम बताते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चा जब परिवार में पैदा होता है और जब वह धीरे धीरे बोलना सीखता है तो वह हमारे आसपास के वातावरण में या हमारे परिवार में जो भी सदस्य हैं
जो भी भाषा वो बोलते हैं वही भाषा वो बच्चा सीख जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वो केवल सुनता है और कोई व्याकरण के नियम की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती और बहुत अच्छे तरीके से वह भाषा सीख जाता है। जैसा हम बोलते हैं सेम टू सेम वैसा ही बोलता है। अगर बच्चा किसी इंग्लिश परिवार में है तो वह इंग्लिश बोलेगा, हिंदी भाषी परिवार में है तो हिंदी बोलेगा, संस्कृत भाषी अगर कोई परिवार है और उसमें वो बच्चा है तो संस्कृत बोलेगा। तो ये होता है एक नेचुरल तरीका। तो प्रत्यक्ष विधि में भी इसी तरह के वातावरण को बनाया जाता है और भाषा सिखाई जाती है। तो यहाँ पर व्याकरण के नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसलिए हम इसे नेचुरल मेथड कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इस विधि में बालक अनुकरण द्वारा भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। अनुकरण मीन्स कोई भाषा बोल रहा है तो वह उसके जैसा बोलने का प्रयास करता है, अनुकरण करता है, उसके पीछे पीछे बोलता है। इस विधि में बालक की मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है। यानी कि आपको जो भी भाषा सीखनी है वो भाषा आपकी मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, यानी कि उसको बीच में नहीं लाते हैं। समझाना है, एक्सप्लेन करना है तो आपकी मातृभाषा के शब्द प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे। प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी सुनने वाली और देखने वाली सामग्रियों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई वीडियो हो गया जिसमें आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो ये दृश्य श्रव्य हो गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप केवल देख सकते हो और कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल आप सुन सकते हो। तो इस तरह की सामग्री का शिक्षण के समय उपयोग में लाया जाता है। यह विधि मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर देता है, क्योंकि यहाँ पर हम केवल सुनने और बोलने जैसा अभ्यास ज्यादा करते हैं, तो मौखिक अभ्यास जो है उस पर ज्यादा बल देता है। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग करना मौखिक विधि या संवाद विधि है। तो ये जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें यदि हम मातृभाषा का प्रयोग कर लेते हैं तो यह विधि कौन सी बन जाती है? मौखिक विधि या संवाद विधि बन जाती है। काठिन्य निवारण के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग या पारस्परिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। काठिन्य निवारण मीन्स आपको जब भाषा सिखाई जा रही होती है उस समय कोई कठिन शब्द आ गया तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसका अर्थ समझाने के लिए पारस्परिक यानी कि उसी प्रकार के कुछ ऐसे शब्द बताए जाते हैं ताकि वो आपके समझ में आ जाए उसका अर्थ, या फिर कुछ दृश्य साधन या श्रव्य साधन दिखाए जाते हैं या सुनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप वो भाषा अच्छी तरह से सीख जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं। तो देखिएगा, इसमें गुण है शुद्धोच्चारण एवं अभिव्यक्ति का विकास संभव हो पाता है, क्योंकि आप सारे दिन बोलने का अभ्यास करते हैं तो शुद्ध उच्चारण का अभ्यास और शुद्ध अभिव्यक्ति का अभ्यास इसमें हो पाता है। तो यह एक इसका गुण है। भाषा शिक्षण में वातावरण निर्माण करना, यह भी एक इसका गुण है, क्योंकि भाषा शिक्षण में उसी भाषामय वातावरण का निर्माण इससे हो जाता है। और भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है, यह भी एक इसका गुण है। यह विधि भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है, यानी भाषा शिक्षण के जो वास्तव में सिद्धांत होने चाहिए, जल्दी भाषा सीखनी हो तो ये उसके बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों की पढ़ने में रुचि, योग्यता, ध्यान इत्यादि गुणों का विकास होता है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की रुचि बनी रहती है। आपको व्याकरण के नियमों के झंझट में नहीं बांधा जाता, और जब व्याकरण के नियम के जो भी कठिनता है उसको हम प्रयोग में नहीं लाते हैं और नेचुरल तरीके से भाषा सिखाते हैं तो आपको उसमें मजा आता है, इंटरेस्ट आता है और आप अच्छे से वो सीख पाते हैं। इस विधि में हिंदी भाषा के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है, जिससे अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। यानी शुद्ध उच्चारण का अभ्यास जब करवाया जाएगा तो अभिव्यक्ति क्षमता यानी कि आपकी बोलने की, अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है उसका विकास हो पाएगा। नियमों का परित्याग करके शब्दों के शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास करवाया जाता है। यानी नियमों का परित्याग कर देते हैं यहाँ पर कि नियम जो भी हैं एक बार उनको आप दूर रखो, साइड में रखो, एक बार उसको सीखने दो भाषा, और जब वह सीख जाएगा उसके बाद में उसको नियम बता दो। तो ये इसमें गुण होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ दोष भी होते हैं, वो भी आपको जरूर समझने चाहिए। तो सबसे पहला दोष तो क्या है, इसमें व्याकरण के नियमों की उपेक्षा की जाती है, यह एक इसका सबसे बड़ा दोष भी है। तो देखिएगा, व्याकरण ज्ञान का अभाव रहता है। निश्चित रूप से व्याकरण के ज्ञान से आप वंचित रह जाओगे, और जब व्याकरण के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं तो उस भाषा को आप मजबूती से लंबे समय तक नहीं खींच सकते,
यानी कि आप काफ़ी दिनों तक उस भाषा को अच्छे से याद नहीं रख पाते, क्योंकि आप यदि कोई भी बात भूल गए या कोई भी चीज़ को प्रयोग करना भूल गए तो आपको व्याकरण के नियम का यदि पता नहीं है तो आप उसके शुद्ध रूप को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई गाड़ी है, उस गाड़ी को आपने चलाना सीख लिया, यानी कि आपने उस भाषा को बोलना सीख लिया, लेकिन उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो वो आप मैकेनिक के पास जाओगे फिर और उसको दिखाओगे तो वही बता पाएगा, यानी कि उसको उस गाड़ी के सारे पार्ट्स का पता होता है। तो ठीक भाषा भी उसी तरह से कार्य करती है। आपने बोलना तो सीख लिया, लेकिन यदि आप कहीं पे गलती कर रहे हैं तो आप उस गलती को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि आप उसके व्याकरण को नहीं समझते। इसलिए व्याकरण के ज्ञान का अभाव रहना इसकी सबसे बड़ी कमी है। इस विधि में अधिक से अधिक सुनने व बोलने पर बल दिया जाता है, किंतु लेखन और वाचन की अवहेलना की जाती है। यानी कि सबसे ज्यादा बोलने पर बल दिया जाता है तो लेखन और वाचन की भी अवहेलना हो जाती है, और इसके कारण से आपका लेखन और वाचन जो है वो भी प्रभावित हो सकता है। छात्रों को शब्दावली का बहुत ही सीमित ज्ञान हो पाता है, क्योंकि हम बोलचाल में बहुत सारी शब्दावली काम में नहीं लेते हैं, बहुत ही लिमिटेड शब्दों में हम अभिव्यक्त कर देते हैं या बातचीत कर लेते हैं। इसलिए शब्दावली का जो ज्ञान है वो सीमित ही रहेगा। तो ये इसमें कुछ दोष हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। तो प्यारे साथियों, यही थी आपकी प्रत्यक्ष विधि। उम्मीद करता हूं जरूर आप इसको समझ पाए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो निसंकोच आप कमेंट करके पूछ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका नाम है स्काई एजुकेयर। ऐप आपको इंस्टॉल करना है टेलीग्राम का, देन आपको उसमें स्काई एजुकेयर सर्च करना है, तो वहां पर अपना ग्रुप मिल जाएगा जिसमें बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन है इसे आप जरूर हिट कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।